So, good morning everyone. Good morning guys, and today we are starting with your exercise 4.4 which is your last exercise of this chapter. ठीक है. अच्छा, उसमें कुछ अभी हम लोग क्या करने वाले, डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन सीखने वाले हैं इन इकोनॉमिक्स. तो गाइस इकोनॉमिक्स में तो यही वर्ड्स यूज होते हैं जैसे कि डिमांड हो गया. ठीक है, डिमांड को हम लोग डी से डिनोट करते हैं. सप्लाई हो गया, सप्लाई को एस से डिनोट करोगे. प्राइस को पी से डिनोट कर दो. ठीक है, और क्या हो जाएगा, कॉस्ट को सी से डिनोट कर दो. रेवेन्यू को आर से डिनोट कर दो. और कुछ है प्रॉफिट. गई ये तो प्राइस है, फिर प्रॉफिट को कैसे डिनोट करेंगे हम लोग. प्रॉफिट को मैथमेटिक्स में हमने पाई से डिनोट किया है. पाई हियर डजंट मीन्स कि वो 3.14 वाला ना. पाई मतलब प्रॉफिट. ठीक है, तो ये थोड़े से टर्म ध्यान रखना कि डी से डिमांड को डिनोट किया जाता है, एस से सप्लाई को डिनोट किया जाता है, प्राइस पी से प्राइस को डिनोट किया जाता है. पी फॉर प्राइस. एक बार लिख कर रखो, ये नोट्स में नहीं दिया मैंने आपको. ठीक है, तो प्लीज़ ये लिख कर रखो. पी से प्राइस हो गया, सी से आपका कॉस्ट हो गया, आर से आपका रेवेन्यू हो गया. ओके, एंड वन लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहाँ पे भी मार्जिनल वर्ड आएगा वो याद आ रहा है. मार्जिनल डिमांड, मार्जिनल सप्लाई, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट. याद आ रहा है, अपन मार्जिनल रेवेन्यू और कॉस्ट करते थे, ये वर्ड अपन देखते थे. ठीक है, इकोनॉमिक्स में यहाँ पे मार्जिनल डिमांड और मार्जिनल सप्लाई भी मैंने आपको बताना है. ठीक है, तो ये जो वर्ड आएगा, जहां पे भी मार्जिनल वर्ड आएगा ना, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे. क्या करेंगे डियर, डिफ्रेंशिएट करेंगे. मैडम क्यों, क्योंकि मार्जिनल मतलब क्या होता है, मुझे एक बात बताओ. व्हाट डू यू मीन बाय दिस मार्जिनल, मतलब स्मॉल चेंज इन याद है डिमांड में अपन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या पढ़ते थे, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस. याद आ रहा है. आई थिंक राधिका का ही मैंने एग्जाम्पल लिया था. राधिका का एग्जाम्पल लिया था, यस और नो, है ना. राधिका बताती हूँ पूरी स्टोरी, यहाँ पे भी बताना पड़ेगा अदरवाइज उनको ये याद नहीं होगा. ठीक है, तो गाइस यहाँ पे ये जो चेंज है ना इन मैथमेटिक्स, दिस मीन्स अ वेरी स्मॉल चेंज. एंड वेरी स्मॉल चेंज मतलब डी बाई डी पी ऑफ डी. अगर आप डिमांड को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो डी बाई डी पी ऑफ पी, डी बाई डी पी ऑफ डी. मैडम क्यों, पहले ये समझो, जहां जहां मार्जिनल वहां आप डिफ्रेंशिएट करोगे. ये समझा क्या, तो आगे का सारा लॉजिक मैं बताती हूँ, क्यों क्या सब बताती हूँ. बोलो, क्लियर. ओके, नाउ अब एक चीज नोटिस करना, जो डिमांड है ना तुम्हारा, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस. मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारा डिमांड बढ़ता है तो प्राइस क्या होता है डियर. डिमांड हमेशा आप किसके टर्म्स में बोलते हो, ये बोलो. प्राइस के टर्म्स में. ये बढ़ना कम होना भी, ये भी छोड़ो. बेसिकली डिमांड को आप हमेशा प्राइस के टर्म्स में लिखते हो, यस और नो. यार इतने गुड्स की डिमांड हुई है, इतना गुड्स, इतना क्वांटिटी हमने खरीदा, इतने क्वांटिटी की मार्केट में डिमांड है. प्राइस के टर्म्स में ही, प्राइस अगर कम होगी तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस क्या बोलते हैं, कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, और प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा. ये भी हमें रिलेशनशिप हमारे इकोनॉमिक्स से पता है कि भाई जो डिमांड और प्राइस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू ईच अदर. यस और नो. ये दिस वाज ऑल अबाउट योर इकोनॉमिक्स पार्ट. ठीक है, ओके. नाउ जब मैंने बोला कि डिमांड को आप प्राइस के टर्म्स में लिखते हो, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस. ठीक है, या डिमांड कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्राइस. तो आप अगर डिमांड का फंक्शन बनाना है तो डिमांड फंक्शन विल बी योर डी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी. गाइज आप लोग अभी तक y विथ रिस्पेक्ट टू x बोलते थे. y इज इन, मैडम नहीं समझा. अरे y इक्वल टू एफ एक्स मतलब क्या था, जो y है तुम्हारा x के रिस्पेक्ट पे है, योर y इज इन टर्म्स ऑफ x. यस और नो. तो यहाँ पे तुम्हारा डिमांड इज इन टर्म्स ऑफ प्राइस, तो कैन आई राइट इट एज योर d इज इक्वल टू एफ ऑफ p. यस और नो. लिखो प्राइस के टर्म में तो लिख दो ना, फंक्शन ऑफ प्राइस. क्लियर, रट्टा नहीं मारने का कुछ भी. राधिका क्लियर है बेटा यहां तक. ओके,
तो अब मुझे एक बात बताना, ये तो हो गया फिर हमारा, ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस, ओके। बट अगर मार्जिनल डिमांड पूछा तो क्या करोगे? मार्जिनल डिमांड मैडम, यस, जहां जहां मार्जिनल पूछा वहां अपन क्या लगाएंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। अच्छा, इस y को, ये जो y x के टर्म्स में होता था तो आप उसको डिफ्रेंशिएट करते थे dy बाई डी एक्स, और ये जो मेरा डिमांड है ये प्राइस के टर्म में है तो आप इसको किससे डिफ्रेंशिएट करोगे? d बाई डी पी। क्लियर? क्लियर? मस्त। d बाई डी पी, वो प्राइस के टर्म में ना, तो प्राइस से ही तो डिफ्रेंशिएट करेंगे यो, ओके वाह। तो मार्जिनल डिमांड क्लियर है, ठीक है। मार्जिनल डिमांड को आप शॉर्ट में लिखते हो DM करके लिखते हो, ठीक है। तो दिस टू फॉर्मूलाज आर डन। नाउ सप्लाई। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने आपको ऐसे बताया था y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू जी एक्स। गाइस मुझे एक बार बताना, ये f मतलब फंक्शन ऑफ x है और g मतलब क्या था? g भी तो फंक्शन ऑफ x ही था, ठीक है। याद है अपन u, अगर ये u है ये v है तो u एंड v बोथ आर फंक्शन ऑफ x, यस और नो? एफ एक्स जी एक्स क्या है? दीज ऑल आर फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ जीपी, यहाँ पे एफ पी लिखा था, यहाँ पे जीपी लिखा है, यहाँ पे एफ एक्स लिखा है, यहाँ पे जी एक्स लिखा है, ठीक है। वो कुछ एक्स के टर्म में है, यू जो है तुम्हारा एक्स के टर्म में है, वी जो है तुम्हारा एक्स के टर्म में है, ओके। डिमांड जो है तुम्हारा प्राइस के टर्म में है, सप्लाई भी तुम्हारा कुछ तो भी प्राइस के टर्म में है। क्लियर? सप्लाई इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ प्राइस, supply is also dependent on price, it can be expressed in terms of price, yes or no? clear है ये पार्ट everyone? ठीक है। मार्जिनल सप्लाई आया तो एक मिनट, एस किसके टर्म में एक्सप्रेस करते हो? प्राइस के टर्म में। डी बाई डी पी ऑफ एस, डिमांड किसके टर्म में करते हो? प्राइस के टर्म में। डी बाई डी पी ऑफ पी, डी बाई डी पी ऑफ डी, यहाँ पे डी बाई डी पी ऑफ डी करेंगे एंड यहाँ पे सब एस करेंगे। क्लियर? ये पार्ट सेम रहेगा, ये डी बाई डी पी, ये डी बाई डी पी, ये टर्म सेम रहेगा। क्लियर दिस पार्ट? डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन अच्छे से समझा? ओके। अब आ जाते कॉस्ट फंक्शन पे। कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। मुझे एक बात बताना, कॉस्ट किस पे डिपेंडेंट होती है? कॉस्ट फंक्शन की बात कर रहे हो तो कॉस्ट को तुम किस के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो? टोटल कॉस्ट बताओ। टोटल कॉस्ट, हम लोग पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, राधिका अपन पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बेटा, तो कितना कॉस्ट लगा? टोटल कितना खर्चा है? तुम मुझसे सबसे पहले क्या पूछेगी? मैडम कितने पेन है और एक पेन का दाम बताओ मेरे को। वो क्या आ गया तेरा टोटल कॉस्ट। मतलब क्या? कितने पेन है मैडम, कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस किया मैडम, यस और नो? तो कॉस्ट हमेशा किस पे डिपेंड होता है? नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड। तो C इक्वल टू एफ एक्स। क्लियर? ये दिव्या बोलो, क्लियर है पार्ट? कॉस्ट किसके टर्म में होता है? क्वांटिटीज, नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस, ठीक है। अब मार्जिनल कॉस्ट आया तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी, जिसके टर्म्स में एक्सप्रेस होता है उसी के टर्म्स में हम लोग। अच्छा, एक चीज नोटिस करना, हमेशा मार्जिनल जहां जहां ये जो वर्ड आएगा ना, मार्जिनल मार्जिनल मार्जिनल, मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया, वहीं पे आप डी बाई डी पी, डी बाई डी पी, डी बाई डी पी, डी बाई डी पी, डी बाई डी एक्स करोगे, डिफ्रेंशिएशन वहीं पे करोगे। क्लियर? यहाँ पे एक्स था तो आपने डी बाई डी एक्स किया, यहाँ पे पी था तो तुमने डी बाई डी पी किया, पी था तो डी बाई डी पी किया। डन? ओके बॉस। मार्जिनल कॉस्ट पे आ गई। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? देखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन नहीं लगाना, इस पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल वाली जगह पे ही डिफ्रेंशिएशन लगेगा। एवरेज कॉस्ट, अभी जैसे राधिका ने मुझे बताया कि मैम अपना जो टोटल कॉस्ट है वो 5 लाख रुपया है, ठीक है बेटा, 5 लाख रुपए का अपन ना टोटल खर्चा लगा है पेन बनाने में। फिर राधिका ने पूछा कि कितने पेन बनाए थे, तो मैं आई सेड कि बेटा अपन ने 10,000 पेन बनाए हैं। तो राधिका बोली मैम आपको पता है अपन को ऑन एन एवरेज एक पेन 50 रुपए का पड़ रहा है। राधिका यस और नो? ऑन एन एवरेज एक पेन 50 रुपए का पड़ रहा है। मतलब क्या किया तुमने? टोटल कॉस्ट को आपने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड किया। तो लिख दें यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट का C से डिनोट करते हो आप टोटल कॉस्ट, और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस को X से डिनोट करते हो, तो C अपॉन X हो जाएगा फॉर्मूला।
एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डियर, सी अपॉन एक्स। क्लियर है एवरीवन, सिंपल है, यस और नो, डन। ओके, तो क्या क्या पढ़ लिया, डिमांड फंक्शन पढ़ लिया, सप्लाई पढ़ लिया, ठीक है, कॉस्ट पढ़ा, तीन ही पढ़ा अभी तक आपने, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट तो ऐसे बोनस में है, सिर्फ और सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है, उसकी दूध भात है, ठीक है, उसका कुछ नहीं है। नाउ अब फोर्थ वाले पार्ट पर आ जाओ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, रेवेन्यू क्या होता है। राधिका एक बात बताना, अपन ने 10,000 पेन बनाए थे, तो ये जो 50 रुपए का एक पेन है तुम उसको 60 रुपए में बेचते हो, ठीक है, 60 रुपए में बेचती है बेटा, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया तेरा, 60 रुपए सेलिंग प्राइस है, और 10,000 पेन अपन ने पूरे के पूरे 10,000 पेन अपन ने उसे बेचे हैं, तो तुम क्या बोलोगी, टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू मतलब आर, कितने प्राइस पे बेचा, 60 रुपए पे, इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड, जितना अपन ने बेचा है, कितना बेचेंगे अपन, जितना वो लोग ने डिमांड किया है, जितना मार्केट में डिमांड है उतना ही तो बेचेगी। ये पेन कितना बेचेगी, मान ले 10,000 बनाया, लेकिन मार्केट में डिमांड आया 5,000 की, तो अपन इसको क्या कर देंगे, इंटू 5,000, क्योंकि इतने ही पेन बिके हैं, 5,000 तो पड़े, ये सर नो, तो प्राइस इंटू डिमांड, प्राइस इंटू डिमांड, समझ में आ रहा है। अगर पूरे 10,000 की डिमांड आ गई तो यहाँ पे 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर सिर्फ 4,000 की डिमांड है तो 4,000 से, 6,000 की है तो 6,000 से, समझ में आ रहा है। तो रेवेन्यू विल बी योर प्राइस इंटू डिमांड। क्लियर, ओके। ऑन एन एवरेज कितना रेवेन्यू कमाया तुमने, तुम बोल रहे हो मुझे टोटल रेवेन्यू है तुम्हारा 5 6 कितना हुआ 30, और 1 2 3 4 दिन लगा दो यहाँ पे, 3 लाख रुपए टोटल रेवेन्यू है। ऑन एन एवरेज कितना रेवेन्यू कमाया डियर, ऑन एन एवरेज कितना इनकम आया तेरा, एक पेन पे कितना इनकम आया, तो तुम क्या करोगे, मान लो टोटल 3 लाख रुपए का रेवेन्यू है, ऑन एन एवरेज एक पेन पे, मतलब टोटल कितने पेन बेचे आपने, नंबर ऑफ यूनिट्स कितना, डिमांड कितना था, कितना सेल किया, जितना सेल किया इतना गुड सेल किया, मतलब उतने की डिमांड होगी, तो डिमांड कितने की आई थी, 5,000 यूनिट्स की मैडम, डिवाइड कर 60 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा तेरा एवरेज रेवेन्यू, और एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट द प्राइस, देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस और ये प्राइस, एवरेज रेवेन्यू सेम है क्या, 60 ही आया है जितने में तुमने बेचा, मतलब एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू योर प्राइस, कैन आई से दिस, समझ में आया मैडम कैसे, अरे बाबा ये देख रेवेन्यू क्या था, एवरेज रेवेन्यू तेरा रेवेन्यू अपॉन डिमांड, रेवेन्यू अपॉन डिमांड, ठीक है, रेवेन्यू था तुम्हारा प्राइस इंटू डिमांड, इधर डिमांड 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 कैंसिल अपॉन प्राइस, यहाँ पे भी तो वही था डियर, रेवेन्यू था तेरा 60 इंटू 5,000, यहाँ पे था नीचे था डिमांड, डिमांड डिमांड कैंसिल आ गया 60 रुपया। क्लियर, डन, समझ में आया। टोटल रेवेन्यू कितना होगा, प्राइस इंटू डिमांड, और एवरेज रेवेन्यू कितना हो जाएगा, एवरेज रेवेन्यू कितना हो जाएगा, प्राइस इंटू डिमांड अपॉन डिमांड, मतलब टोटल रेवेन्यू अपॉन डिमांड, आर अपॉन डी, ठीक है, टोटल रेवेन्यू पी डी, एवरेज रेवेन्यू पी अपॉन आर अपॉन डी, डन, तोड़, ओके। लेकिन राधिका अब मैं तेरे से एक चीज पूछती हूँ यार, मेरे को बता प्रॉफिट कितना कमाया तूने, कितना प्रॉफिट कमाया, क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, कितना इनकम आया कितना खर्चा गया माइनस कर दे, कॉस्ट हो गया, यस और नो। और लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था अच्छी तरह से कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस कॉस्ट प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, या तो इस तरह से कर लो, या फिर टोटल सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कितने में आप कितना बेच रहे हो, ठीक है, टोटल कितनी इनकम आ रही है और कितना टोटल खर्चा है, उन दोनों को माइनस कर लो, वही चीज़ यहाँ पे दिया है। यहाँ पे सिर्फ आपको ना थोड़े से टर्म्स में कंफ्यूजन नहीं चाहिए, यहाँ पे रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, क्लियर है, एक बार वापस से देख लो, डन दिस पार्ट, पक्का, रिवाइज करते हैं, डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस, ओके, मार्जिनल डिमांड बोला तो डी बाई डी पी ऑफ डी, ओके, सप्लाई फंक्शन फंक्शन ऑफ प्राइस, ओके,
मार्जिनल सप्लाई बोला तो डी बाई डी पी ऑफ एस। ओके, दो फॉर्मूले तो हो गए। कॉस्ट फंक्शन, टोटल खर्चा कितना है ये बता, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किए पहले ये बताओ। ठीक है, तो C इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। ओके, फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। ओके, उसके बाद में यहाँ पे भी मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ सी, क्योंकि x के टर्म्स में थे, डी बाई डी एक्स ऑफ सी। डन। ओके, नाउ अब एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट ऑन एन एवरेज टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। डन। ओके, नाउ रेवेन्यू क्या हो जाएगा, रेवेन्यू प्राइस इनटू डिमांड रेवेन्यू तुम्हारा। ठीक है, अगर यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू पूछा आपको, ऑन एन एवरेज कितना रेवेन्यू कमा रहे हो, तो रेवेन्यू अपॉन डिमांड, रेवेन्यू होता है पीडी अपॉन डी, डी डी कैंसिल, दैट इज एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू योर प्राइस। क्लियर। एंड प्रॉफिट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। डन गाइस, मेरे साथ साथ लर्न हुआ क्या। ठीक है, अच्छा जो चीज़ मैंने अभी बोली थी आपको वही चीज़ यहाँ पे लिख कर दी आप लोगों के लिए कि भाई पाई को प्लीज़ और प्लीज़ 3.14 मत लेना। ठीक है, पाई जस्ट अ सिंबल फॉर टोटल प्रॉफिट, सिर्फ एक सिंबल है वो मैथमेटिक्स में। इट शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर द कांस्टेंट वैल्यू 3.14 से मिस्टेक मत करना। ठीक है, चलो ओके गाइस, तो अब आपको फॉर्मूले लर्न हो गए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 अपन ने कल कर लिया था, जहां पे अपन ने क्या देखा था, देखो डिमांड फंक्शन दिया है, चेक वेदर वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। मतलब डिमांड फंक्शन है तो उसका डी बाई डी पी ऑफ डी निकालो, अगर वो लेस देन 0 आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। यहाँ पे भी देखो फाइंड डी, डी निकालो, अगर प्राइस इंक्रीजिंग है मतलब ये जो प्राइस दिया है ये इंक्रीजिंग है, ऑलरेडी दिया वो ग्रेटर देन 0 है, तो अब आप डी निकालो, तो यहाँ से आप डी निकाल लोगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अपन ने किए थे कल। नाउ कॉस्ट दिया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अगर टोटल कॉस्ट डिक्रीजिंग है, सेम क्वेश्चन गई, डिक्रीजिंग है तो लेस देन 0। ठीक है, ये कंडीशन ले लो डी बाई डी सी ऑफ एक्स, मतलब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे डी बाई डी सी ऑफ एक्स, ये आ जाएगा इसका 6/6 इंटू 100 माइनस एक्स, डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब लेस देन 0। यहाँ से सॉल्व करो और x की वैल्यू फाइंड आउट करो, इजीली फाइंड कर सकते हैं अपन, यस और नो। ठीक है, सेम ये क्वेश्चन वैसे ही थे 4 5 6। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ओके, नाउ वी आर ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 7 विच इज योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कहीं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, इकोनॉमिक्स में अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो आपको एक याद है कि मैंने एक मस्त तरह से स्टोरी से आपको पूरा बताया था, जहाँ पे मैंने राधिका का एग्जाम्पल लिया था, राधिका भी हमारे साथ ऑनलाइन है। ठीक है, लाइव है मतलब, तो उसका एग्जाम्पल क्या था एक शॉर्ट में आपको बताती हूँ। चलो ठीक है, पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपन ने इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा था वो देखते हैं। ठीक है, अपन ने इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा था गाइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी होती है, इनकम इलास्टिसिटी होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी होती है। दीज आर योर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये प्राइस इलास्टिसिटी के भी 5 टाइप्स होते थे, याद है रहा है? इसके भी 5 टाइप्स होते थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, नाउ कैसे निकाल देते आप इसको, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस, इसका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन इनकम, इनकम को वाई से डिनोट करते थे, और यहाँ पे तो ए और बी का प्रोडक्ट लेके करते थे। ये इसको अननेसेसरी यहाँ पे मत लिखो, ये इकोनॉमिक्स का पूरा ऑल टर्म टुगेदर वो टर्म है। ठीक है, नाउ प्राइस इलास्टिसिटी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मतलब चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस, यस और नो। चेंज, स्मॉल चेंज, मतलब फर्स्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा, फर्स्ट बेसिक लेक्चर, तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बताया था। इसी चेंज को हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, डी बाय डी पी ऑफ डी, क्वांटिटी डिमांडेड ईयर, इसको मैं सिंपल डी भी लिख दूं तो भी चलेगा, यस सर नो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था वहां पे, डी बाय डी पी ऑफ डी था, हंसो मत नालायको, इधर आओ। डन। ओके, चलो, तो अब मुझे एक बात बताना,
इकोनॉमिक्स में तो आपने इस तरह से पढ़ा था. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ना हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं. किससे मैडम? ईटा. इसका साइन क्या होता है पता है? ऐसा स्टाइलिश वाला एन बनाना, दैट विल बी योर ईटा. ओके, यहां पे भी डी बाय डी पी ऑफ डी होता ही है, लेकिन यहां पे इंटू करना माइनस पी अपॉन डी से. ये हो जाएगा तुम्हारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन मैथमेटिक्स. ऑलराइट, ईटा से डिनोट करोगे. ठीक है मैम, यहाँ तो बड़ा चौड़ा फॉर्मूला नहीं रे भाई. प्राइस दिया रहेगा, डिमांड दिया रहेगा, बस उसको डिफ्रेंशिएट करना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट योर सॉल्यूशन. ओके, नाउ अब एक पॉइंट है, कंसिडर द फॉलोइंग कंडीशन. पहला वाला जो वो नोट बोल रहे हैं अपन को कि जो डिमांड है वो हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन रहता है प्राइस का. क्या इस पॉइंट से तुम अग्री करते हो? जो डिमांड फंक्शन है ये हमेशा डिक्रीजिंग रहेगा. क्यों मैडम? वाई? अरे डियर, डिमांड जब बढ़ता कब है? डिमांड जब प्राइस कम होता है. जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है. मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है. इनवर्स रिलेशनशिप है डियर, यस और नो? ठीक है, तो मैं बोलूं कि इसका जो है ये हमेशा का हमेशा ये डिक्रीजिंग फंक्शन ही रहेगा. दिस विल ऑलवेज बी डिक्रीजिंग फंक्शन. हमेशा वो लेस देन 0 रहेगा, हमेशा ये नेगेटिव रहेगा. तो अब मुझे बताना, ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये ईटा हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा. वही लिखा है देखो. एंड ऑल्सो प्राइस एंड डिमांड आर ऑलवेज पॉजिटिव. मतलब ईटा जो है तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा. समझ में आया क्या? इन शॉर्ट, जो डिमांड है वो डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा और जो ईटा है वो हमेशा तुम्हारा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा. क्लियर दिस पार्ट एवरीवन? ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहेगा, जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे ही करना है. ठीक है, डन. ओके, नाउ अच्छा, अब आ जाओ तुम वापस इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट में. इकोनॉमिक्स में हमने राधिका का एग्जाम्पल लिया था. ठीक है, राधिका का एग्जाम्पल लिया था और उसे 5 केसेस पूरे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से किया था अपन ने, बहुत मस्त तरह से. उसमें क्या था? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स कर रही हूँ इसलिए मैं डिमांड लिखती हूँ. ठीक है, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस. ठीक है, ओके. नाउ राधिका को लड़का वाला देखने आया. ठीक है, जैसे ही लड़का वाला आता है वैसे ही राधिका भाग जाती है, घर से ही भाग जाती है. ठीक है, देखते बैठे उसके मॉम डैड. तो गाइस ये क्या पार्ट है? राधिका कोई रिस्पॉन्स है? मैडम रिस्पॉन्स तो छोड़ो, घर ही छोड़ दिया उसने. परफेक्टली इन इलास्टिक. क्या है गाइस ये? परफेक्टली इन इलास्टिक. जब ईटा 0 रहेगा तब आप क्या बोलोगे? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है. क्लियर दिस पार्ट? क्लियर. नाउ अगर मान लो उसने ना 10 क्वेश्चन पूछे हैं राधिका से और राधिका ने जो जवाब दिया है वो भी 10 का, पूरे 10 क्वेश्चन का जवाब शांति से घर में रुक कर दिया है. तो ये क्या हो गया? ये हो गया गाइस यूनिटरी इलास्टिक. n इक्वल टू 1. ईटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा. क्लियर? ठीक है, वो बंदा तो 10 ही क्वेश्चन पूछता है, ये मैडम 20. उसको वो इतना पसंद आ जाता है कि वो 20 सवालों का जवाब दे देती है. मतलब खुद से ही, मुझे पता है आपको ये भी पूछना है मुझे, अरे अब चिंता मत करो, मैं खाना भी बनाऊंगी, मैं आपका सर्व करूंगी, मैं सुबह 5 बजे आप उठ के जाओगे तो भी मैं टिफिन रेडी करूंगी, ईच एंड एवरीथिंग. मतलब पहली बंदी ने सारी चीजें बोल डाली. इनफैक्ट आपको घर में मदद लगेगी तो भी मैंने आपको सब मदद करनी है, सब 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 अब जैसा बोलेंगे सब करूंगी मैं. ठीक है, तो ओवर एक्साइटमेंट के कारण. तो गाइस यहाँ पे इलास्टिसिटी कैसी है? बहुत ज्यादा है. यहाँ पे क्या आएगा? हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा. कैंसिल करो जरा, 2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1. ग्रेटर देन 1 विल बी योर रिलेटिवली इलास्टिक. मतलब मैडम रिलेटिवली क्यों आया यहाँ पे ये वर्ड? गाइस इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छी तरह से बताया था, अभी मैं सिर्फ शॉर्ट से बताती हूँ. इसके कंपेयर में जो राधिका है वो रिलेटिवली इलास्टिक है. डन? समझ में आया? अरे वो बंदे के कंपेयर में जो राधिका है हमारी वो रिलेटिवली इलास्टिक है. क्लियर? डन और नॉट? यस. ओके. अच्छा, अगर उसने 10, उस राधिका को ना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, उसने 10 क्वेश्चन पूछे, हमारी मैडम ने तो सिर्फ 4 के जवाब दिए, ये क्या हो जाएगा? या जवाब ही नहीं दिया या 4 के जवाब दिए, या जवाब नहीं दिए तो क्या हो जाएगा? 0/10. और जवाब दिए तो कम दिए, क्या हो जाएगा ये? मतलब 0 से, या फिर ये लेस देन 1 है, ये तो समझ में आ रहा है. तो 0 से अगर लेस देन 1 के बीच में
कोई भी सिचुएशन आती है तो आप क्या बोलोगे, जो हमारी राधिका है वो क्या है, रिलेटिवली इनइलास्टिक है, इसके कंपेयर में वो हिलती नहीं है, हिलती डुलती नहीं है भाई, एकदम रिजिड है, इनइलास्टिक है। समझ में आया, क्लियर है। तो गाइस ये छोटी सी टेक्निक से आपको पूरा लर्न हो जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। जीरो घर से ही भाग गई वो, उसके आने से पहले उसको बस भनक पड़ी कि कोई आने वाला है मेरे को देखने के लिए, बंदी घर से भाग जाती है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट से, परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। नाउ लेस देन 1, उसने 10 पूछे, हमारी इस मैडम ने सिर्फ 4 के जवाब दिए, रिलेटिवली इनइलास्टिक। ओके, उसने 10 पूछे, हमारी मैडम ने 20 के जवाब दे दिए, 20 क्या 50 क्वेश्चन के जवाब दे दिए, ठीक है, ये क्या हो गया, रिलेटिवली इलास्टिक। ओके, नाउ 10 पूछा, 10 के जवाब दिए, तो क्या है, यूनिटरी इलास्टिक। क्लियर, लर्न हो गया यहीं पे मेरे साथ साथ एवरीवन, गाइस लर्नड। अच्छा ये दिव्या है ना, दिव्या ने ज्वाइन नहीं किया था है ना इकोनॉमिक्स, तो दिव्या आपके लिए ये टेक्निक्स बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है, दिव्या के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अरे दिव्या पूरा इकोनॉमिक्स इसी टेक्निक से पढ़ाया है, पूरा इकोनॉमिक्स ऐसी मस्त तरह से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ओके, तो मजा आएगी आपको। चलो, तो ये इससे अपन ने पूरा वहाँ पे इकोनॉमिक्स में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूरा मस्त तरह से पढ़ा था, बस वही टेक्निक बता दी यार, आप लोगों को भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। नाउ चलो बड़े आगे देख लो, यहाँ पे कुछ भी किसी को भी कोई डाउट है क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, डी बाई डी पी ऑफ डी, ये तो होता ही था, माइनस पी अपॉन डी, क्या हो जाएगा, ईटा। ओके बॉस, उसके बाद में जो डिमांड है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, और जो ईटा होगा वो हमेशा ऑब्वियसली नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पार्ट क्लियर है। बाकी ये तो मैंने अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्लियर किया, इसका रिस्पॉन्स के बेसिस पे पूरा आंसर, ठीक है। चलो नाउ कम, अच्छा एक रिलेशनशिप बिटवीन आपको याद रखना पड़ेगा, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बीच में रिलेशनशिप है। मैम इनके बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता डियर, क्यों नहीं हो सकता, मुझे एक बात बताना, रेवेन्यू क्या होता है तुम्हारा, रेवेन्यू क्या होता है बताओ, इट्स योर फंक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है जी। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू की बात कर रहे हो ना, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, डी, एवरेज रेवेन्यू बोल रही हूँ मैं, तो रेवेन्यू अपॉन हो जाएगा आपका डिमांड, मतलब पी डी अपॉन डी, डी डी कैंसिल पी। अच्छा यहाँ से एक और चीज़ नोट करना, ये देखो आर ए इक्वल टू पी, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू योर प्राइस, ठीक है, डन, ये पार्ट भी क्लियर है, ये पार्ट क्लियर है, आर इज इक्वल टू प्राइस। ओके नाउ, अच्छा इसके बाद में यू हैव आर एम, आर एम भी आपको पता है मार्जिनल रेवेन्यू होता है, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल जिधर जिधर आया आप उसको क्या करोगे, डी बाय, ये डी के इसमें है राइट, तो डी बाय डी ऑफ आर, यस और नो, डी बाई डी ऑफ आर करोगे, गाइस एक्स के टर्म्स होता तो डी बाई डी एक्स करते थे, ये पी के टर्म्स होता था तो डी बाई डी पी करते थे, यहाँ पे डी के टर्म्स में तो डी बाई डी डी करेंगे ऑफ आर, क्लियर। तो अभी मैं आपको इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बता रही हूँ, समझ में आ रहा है, अभी अपन पढ़ क्या रहे हैं, ये एवरेज रेवेन्यू और ये मार्जिनल रेवेन्यू को हम लोग इनके बीच में रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ आर एम, मार्जिनल जो रेवेन्यू होता है will be your RA into 1 minus 1 upon eta, RM is equal to RA into 1 minus 1 upon eta, क्लियर। ईटा कैसे कैलकुलेट करते हो, ईटा कहाँ से आता है मैडम, ये रहा ईटा, ठीक है, वो अपन ने ऊपर देख लिया था। नाउ ये आरए को कभी कई बार क्या होता है ना, आपको ये सारे इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू दे दिया है क्वेश्चन में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे दिया, आपको बोला आरए निकालो, ये फॉर्मूला यूज करो इजिली निकाल लोगे, ठीक है, क्वेश्चन 7 8 वही उसी के बेसिस पे। ओके, अगर आपको आरएम दिया है, ईटा दिया है और आपको निकालने बोला है प्राइस, तो ऑब्वियसली गाइज वी कैन पुट आरए के बदले में हम लोग यहाँ पे प्राइस का पुट कर सकते हैं, आरए हटा दो प्राइस कर दो, तो प्राइस निकाल लो, क्लियर एवरीवन, ये फॉर्मूला याद रखना, आर एम इज इक्वल टू आर ए इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ईटा, डन यो। ओके बॉस, चलो आ जाओ, पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर वापस से मैं आके आपको थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा, फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ब्रेक भी क्या शानदार लेते हैं ना अपन, चलो जी आ जाओ,
फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है, मतलब क्या फाइंड करना है डियर, RM फाइंड करना है। इफ द एवरेज रेवेन्यू RA दे दिया और ईटा दे दिया है 5, अभी कभी इसी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, RM क्या होता है, RM इज इक्वल टू RA 1 - 1 अपॉन ईटा, यही फॉर्मूला पढ़ा था, बस फटाफट से अप्लाई कर दो। यहाँ पे RA दिया है, ईटा दिया है, फटाफट से फॉर्मूला यूज करो एंड फाइंड आउट योर RM। क्या हो जाएगा, RA दे दिया है 45 इंटू, गाइस प्रेजेंटेशन देखना, गिवन एवरेज रेवेन्यू, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वी नो दैट, ठीक है। फिर RM क्या है, RA दे दिया है 45, 1 - 1 अपॉन 5 कितना हो जाएगा, 4/5, 45 इंटू 4/5, 5 9 दा 45, 9 4 दा 36, RM विल बी योर 36। क्लियर, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, डन, पक्का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वही वाला है, प्राइस, मैंने आपको बोला था प्राइस पूछ सकते हैं वो आपसे, प्राइस दिया है, प्राइस निकालना है, 1 मिनट। RM इज इक्वल टू, RA के बदले में क्या लिख लो आप, प्राइस लिख लो, इंटू 1 - 1 अपॉन ईटा, RM दे दिया 28, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे दिया है, प्राइस तो ये हो गया 1 - 1 अपॉन 3, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब ईटा। क्लियर, बस सॉल्व करो, यू विल गेट प्राइस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, ये रहेगा तुम्हारा 2/3, ये 3 इधर जाएगा, ये 2 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो गाइस, यू विल गेट प्राइस एज योर 42। डन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दीज आर द सिंपलेस्ट क्वेश्चन एवर। डन, ओके बॉस, चलो थर्ड वाले पार्ट की तरफ आ जाओ। ईटा ही निकालने बोल दिया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने बोला, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू RM दे दिया 40 और प्राइस दे दिया है 75, अच्छा ईटा कितना, ईटा निकालना है RM 50 एंड प्राइस 75। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इंटू प्राइस और RA, ठीक है। इसके बदले में यहाँ पे अपने माइंड में भी फ्लेक्सिबिलिटी रखना, 1 - 1 अपॉन ईटा, RM दे दिया है 50, प्राइस दे दिया है 75, 1 - 1 अपॉन ईटा, निकाल लेंगे इजीली। कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो ये 75 को इधर नीचे भेजो, ठीक है, ब्रैकेट हो जाएगा 1 - 1 अपॉन ईटा, फिर ये जो 1 है ये इधर जाएगा, हो जाएगा -1, ये कितना था तुम्हारा 2/3 इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन ईटा है। अब ये जो माइनस साइन देखो, ये वाला पार्ट ये पूरा माइनस है, तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले लो, तो 1 - 2/3 हो जाएगा एंड दिस विल बी योर 1 अपॉन ईटा। बस सॉल्व करो, यू विल गेट आंसर एज 3। डन, सिंपल है मैम, 1 आएगा ना, अरे बाबा 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, 1 अपॉन ईटा इक्वल टू 1 अपॉन 3, मतलब n क्या हो जाएगा, ईटा क्या हो जाएगा गाइस 3। डुमडुम को लो ना, तुम्हारे हरीश सर के डुमडुम को कॉमन लो ना, यस और नो, ठीक है। डिनोमिनेटर को अपन ने कंपेयर किया, ईटा इक्वल टू योर 3। डन एवरीवन, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे। ये भी सेम है, इफ द डिमांड फंक्शन D, ओके, ये हमें पता था जो D है वो फंक्शन ऑफ प्राइस रहेगा, ये देखो प्राइस के टर्म में दिया है, यस और नो। फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट प्राइस इक्वल टू 4, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या निकालने बोला है, ईटा क्वेश्चन मार्क, और प्राइस क्या दे दिया है 4। ओके बॉस, तो मुझे एक बात बताना, डिमांड फंक्शन दिया है, ठीक है, ईटा का फॉर्मूला क्या होता है, -P अपॉन D dy/dp ऑफ D, यस और नो, ठीक है। ये प्राइस दे दिया तुम्हें 4, माइनस D क्या है नहीं पता, D पता है ना, ये रहा D पूरा, मैडम इतना पूरा, हाँ जी डालो उधर, क्या करोगे आप, P + 6 -P - 3, ये पूरा तुम्हारा D है। अब dy/dp ऑफ D कर लो, डिफ्रेंशिएट कर लो, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी योर ईटा, सिंपल। चलो डिफ्रेंशिएट कर ले फटाफट से, समझ में आ रहा है क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, कैसे करना है, समझ में आ रहा है एवरीवन, समझ में आ रहा है ना, ये दिव्या, ओके। तो ये क्या करोगे अभी आप, इसको डिफ्रेंशिएट करो, u अपॉन v का रूल मालूम है क्या,
u अपॉन v का रूल, यूवी रूल में फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड करते हैं, तो यहाँ पे हम सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, ये देखो माइनस एंड होल अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला यूज किया है एंड ये आपने निकाल लिया दिस पार्ट, मतलब ये हो गया हमारा -9 अपॉन p माइनस 3 का होल स्क्वायर। गाइस अब मैं डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बहुत सारी बार अपन ने कर करके देख लिया। तो ये हो जाएगा आपका -4 अपॉन p प्लस 6, ये p माइनस 3 ऊपर जाएगा, -9 अपॉन p माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4 9 जा, बताना मुझे, 9 4 दा 36, ये तो कैंसिल हो गया ना, p प्लस 6 p माइनस 3, p तुमको क्वेश्चन में दिया है क्या? यस इट्स गिवन p इक्वल टू 4, सब्स्टिट्यूट करो, आ गया, ये देखो यहां तक आ गया था अपना, 4 प्लस 6 4 माइनस 3, कैलकुलेट करो, यू विल गेट ईटा एज 3.6, डन एवरीवन, सिंपल है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल गेट योर सॉल्यूशन, डन, कर लेंगे खुद से, ठीक है, ओके बस। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 गाइज, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या किया उन्होंने, ये डी दे दिया है और प्राइस निकालो, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब यहाँ पे ईटा दे दिया तुम्हें 11/14, ओके, एक मिनट, फॉर्मूला क्या था बताना मुझे, ईटा इक्वल टू माइनस पी अपॉन डी, डी बाई डी पी ऑफ डी, यही था, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, जो भी आएगा उसका आंसर यहाँ लिखोगे, ठीक है, प्राइस निकालना है आपको, और ईटा क्या दिया आपको 11/14 दिया, 11/14, ये लो जी, यहाँ पे पुट किया मैंने, प्राइस नहीं पता मुझे तो माइनस पी रहेगा वो, और डी पता है मुझे 2p प्लस 3, और ये 3p माइनस 1 तो मुझे पता ना वो ऊपर जाता है, तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ, ठीक है, 3p माइनस 1, ठीक है। नाउ इसका सॉल्यूशन बता दो मुझे, आपने डिफरेंशिएट कर रखा होगा, अपॉन वापस से कौन सा रूल लगाओगे, u अपॉन v का रूल लगेगा, u अपॉन v का रूल लगेगा, यस और नो, सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर, गाइस प्लीज रट्टा मार लेना अगर अभी तक रट्टा नहीं हुआ तो, ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, फटाफट से पुट किया यहाँ पे, -11 3p माइनस 1 का स्क्वायर, वापस से ये और ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ओके, अब क्या करना है आपको, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 11p 2p प्लस 3 इज इक्वल टू 11/14, अब क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यार, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे और आपको आंसर आ जाएगा 11 2p प्लस 3 11p इंटू 14, यस और नो, ये क्या हो जाएगा अभी, ओ ओ ओ ओ ओ सो सॉरी, यहाँ पे ये भी तो है, सिर्फ स्क्वायर कैंसिल हुआ ना, ये भी तो है रे, ओह यस, तो यहाँ पे आ जाएगा 3p माइनस 1, ठीक है, मतलब ये 3p माइनस 1 यहाँ आ जाएगा, इसके साथ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है हमारी, 11 इंटू 2p प्लस 3p माइनस 1, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बोलूँ, एग्जाम में एक चीज़ नोट करना, ये जो कैंसलेशन में जो मैं बोलती हूँ ना आपको, ये हमेशा पेंसिल से करोगे, ठीक है, इन केस आपको क्रॉस चेक करना है तो आप वो पेंसिल से रब करके आप देख सकते हो कि भाई गलतियाँ कहाँ हुई, प्लीज़ पेन से कैंसिल नहीं करना, दिस इज अ स्मॉल टिप है आप लोगों के लिए, बट इट्स वेरी हेल्पफुल, ठीक है, प्लीज पेंसिल से करना, देखो यहाँ पे पता ही नहीं चला बिकॉज एवरीथिंग वॉज इन पेन, सब कलर्ड में था, कुछ पता नहीं चला, तो पेंसिल से होगा तो तुरंत मालूम पड़ेगा, अच्छा हाँ ये भी तो बचा है, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो एग्जैक्टली सेम आया है, इसको सॉल्व करोगे आपको इक्वेशन मिलेगी, फैक्टराइज करोगे 0, p की 2 वैल्यूज आएगी, मुझे एक बात बताना, प्राइस क्या कभी प्राइस माइनस में आ सकती है, दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 3/2, एक आ रही है -1/3, क्या कभी प्राइस माइनस में होती है, नो वे, तो व्हाट विल बी योर प्राइस 3/2, डन, क्लियर, ये चलेगा राधिका, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, क्लियर है ये पार्ट, ओके
चलो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन यार. इफ द डिमांड फंक्शन इज दिस, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट p इक्वल टू 5, p इक्वल टू 2. एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन. ठीक है, आप क्या करोगे, पहले d बाय डी पी ऑफ d निकालोगे, ये आ जाएगा माइनस p अपॉन d. यहाँ पे पहली बार में p 5 पुट करो, दूसरी बार में 2 पुट करो और एग्जैक्टली सॉल्व करो. ये देखो, जब p 5 है तब क्या सॉल्यूशन आएगा. ठीक है, तब ईटा 6.5 आता है. ईटा 6.5 है मतलब ईटा इज योर ग्रेटर देन 0. अरे यस और नो, ये तो वैसा वाला सिचुएशन हो गया कि राधिका को जब वो बंदा 10 क्वेश्चन पूछता है तो राधिका कितने क्वेश्चन बोलती है, 20 क्वेश्चनों के जवाब खुद से आंसर दे देती है. तो गाइस क्या हो जाएगा, इलास्टिक. डन, ये चीजें ध्यान रखना. ठीक है, और आप यहाँ पे इन्होंने सिर्फ इलास्टिक बोला है, आप उसको अपने टर्म्स में जवाब दे के आओ, रिलेटिवली इलास्टिक. क्लियर, ओके. और जब P2 है तो P2 है तो आपका 7/20 आ रहा है. 7/20 को सॉल्व करोगे तो आपको ये आ रहा है कि वो लेस देन 0 है, मतलब वो क्या है, डिमांड क्या है, रिलेटिवली इनइलास्टिक. क्लियर दिस पार्ट. 20 सवालों में से राधिका सिर्फ 7 सवालों के जवाब देती है, तो रिलेटिवली इनइलास्टिक. डन. बहुत कंफ्यूजन होता है ये चैप्टर्स में, और आपको मैंने इकोनॉमिक्स से बहुत शानदार तरह से पूरा इकोनॉमिक्स आपको पूरा रटवा के दिया है गाइस. ठीक है ना, आई होप वो सारी चीजें आपको आज याद आ रही होगी. ठीक है, डन, क्लियर है. चलो जी, बढ़े आगे. ओहो, वापस से सेम क्वेश्चन है डियर, आ जाओ. इसको भी फटाफट से ओवरलुक करते हैं. डिमांड फंक्शन ये है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या निकालना है, ईटा. ईटा इक्वल टू माइनस p अपॉन डी बाई डी पी ऑफ डी. यस और नो. तो अब आप p दिया है तुम्हें 10, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप 10 लेके, -10. d दे दिया है ये 100 माइनस p अपॉन 2. d बाई डी पी निकालो, ये आ रहा है तुम्हारा -p. ईटा निकाल लो फटाफट से. और p क्या है तुम्हारा 10 है, तो चिंता वाली बात ही नहीं है तुम्हारे लिए. p 10 है ना, मैं यहीं पे 10 पुट कर दूं क्या, मैं यहीं पे 10 पुट कर दूं, इजीली निकल जाएगा. ठीक है, दिस इज द शॉर्टकट मेथड. एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, आई थिंक इट्स स्क्वायर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा स्क्वायर. ठीक है, हाँ, क्वेश्चन करेक्ट कर लेना गाइस, p का स्क्वायर है. ठीक है यहाँ पे, ओके ना. इसको फटाफट से जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट, ये देखो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 2. मतलब इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है. ठीक है, या बोल दो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 0 है, एक ही बात है यार. तो क्या है, इलास्टिक. ओके, नाउ जब p इक्वल टू 6 लोगे, सेम चीज में अब आप जहां पे अपने 10 पुट किया था वहां पे आप 6 पुट करोगे. ठीक है, तो तुम्हें 18 अपॉन 14 41 आएगा. 41 में से राधिका सिर्फ 18 क्वेश्चन के जवाब देती है, मतलब इनइलास्टिक. क्लियर एवरीवन. गाइस दीज 2 क्वेश्चन आर सिमिलर टू योर क्वेश्चन नंबर 9, इसलिए अपन ने इसको फटाफट से किया. ठीक है, तो ये आप थोड़ा शांति से शिद्दत से करोगे. समझ में आया क्या, पहले ये बता दो, समझ में आया, बोलो दिव्या, समझ में आया, तोड़. क्लियर है. एक्सरसाइज बहुत इजी है. ठीक है, एंड ये ध्यान रखना, इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है, एक कंपलसरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आता ही है. ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह से करना है, बिकॉज सम फॉर्मूलेज आर देयर, मेनी फॉर्मूलेज आर देयर, तो स्टूडेंट गेट्स कंफ्यूज्ड. ये भी बहुत सिंपल है, आ जाओ इसको भी. अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो प्रोड्यूस करती है एक्स आइटम्स प्रोड्यूस करती है. ठीक है, टोटल कॉस्ट उसका इतना दिया है, देयर प्राइस इज गिवन एज p 120 माइनस एक्स. ये क्या है, टोटल कॉस्ट c. ये क्या है, प्राइस. वैल्यू क्या निकालनी है, x की, फॉर विच रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग. गाइज रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इनटू डिमांड. यस और नो. प्राइस दे दिया है तुम्हें 120 माइनस एक्स, डिमांड क्या है x, रेवेन्यू फंक्शन क्या हो गया, किससे डिफ्रेंशिएट करोगे, d बाय डी एक्स ऑफ r करोगे. यस और नो. तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1, अच्छा एक मिनट इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा 120 x माइनस एक्स का स्क्वायर
120x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 120 और माइनस एक्स स्क्वायर को करोगे तो ये हो जाएगा -2x। यस सर नो, ये आ जाएगा। अच्छा अब बोल रहे वो इंक्रीजिंग है, मतलब dr/dx इज ग्रेटर देन 0, मतलब दिस इज योर ग्रेटर देन 0, 120 -2x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। नाउ दोनों साइड से 2 कॉमन निकालो, 2 6 12 60 हो जाएगा, -x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 -x ग्रेटर देन 0। यहाँ तक समझा? यहीं पे ये -x है, ये -x इधर चला जाएगा तो +x होगा, तो 60 साइन देख बेटा, साइन देखना, यहाँ पे ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा, और यहाँ पे ये x हो जाएगा। ठीक है जी, अब क्या हो जाएगा गाइस, दिस इज योर सॉल्यूशन। x की तरफ देखो, अभी आपको साइन चेंज करना है, x की तरफ चोच है, चोच है, x की तरफ चोच ले लो 60, therefore revenue is increasing for x less than 60। क्लियर? ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन अपन ने कर लिया, ये दिस इज योर रिपीटेड सम। डन? ओके, नाउ अब क्या बोला, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। गाइस व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्रॉफिट? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट बोला तो जब भी आप पाई से डिनोट करते हो ना, इसका मतलब होता है कि तुम पढ़ के गए हो, तुमने मैथमेटिक्स अच्छी तरह से डिटेल साल भर पढ़ाई की है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी टेक्निक ध्यान रखना। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू क्या था तुम्हारा? रेवेन्यू क्या था? आपने यहीं पे तो निकाला है रेवेन्यू। मैडम किधर? ये देखो रेवेन्यू निकाल रहे थे, ये आया था, फिर ये आया था, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया, तो दिस इज योर फाइनल रेवेन्यू। तो 120x माइनस एक्स स्क्वायर, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। क्या था रेवेन्यू? 120x माइनस एक्स स्क्वायर, 120x माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस्ट क्या दिया? कॉस्ट तो क्वेश्चन में दे दिया है, 40 + 2x, 40 + 2x, ब्रैकेट है, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, -40 - 2x हो जाएगा, 120x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करोगे, माइनस करोगे आप, ये हो जाएगा तुम्हारा 118x माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, -40 का -40। अब क्या करोगे? एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ योर एक्स, डिफ्रेंशिएट करो। क्यों मैडम, क्यों डिफ्रेंशिएट करूँ? क्योंकि प्रॉफिट को इंक्रीजिंग बोलना है, मतलब प्रॉफिट फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन बोलना है। यस और नो? समझ में आ रहा है? तो प्रॉफिट को क्या करेगी? डिफ्रेंशिएट करेगी विद टर्म्स ऑफ एक्स। ये समझ में आ रहा है दिव्या? ये देख, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग फंक्शन बोला है, तो ये जो आ गया था ना आपका, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे, d/dx ऑफ पाई, डिफ्रेंशिएट किया, ये क्या हो गया? -2x, 118x का 118, और ये 40 का क्या हो जाएगा? 0। ये लो, 2 को कॉमन निकालो, ये आ जाएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन बोला तो वापस से d/dx ऑफ पाई ग्रेटर देन 0 बोलेगी, इसको सॉल्व करके x लेस देन 59 निकलेगा। क्लियर? ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर लिया है। डन? समझ में आया? बोल बेटा जल्दी से बोलो, फटाफट से बोलो, समझ में आया क्या? तो मैं आगे बढ़ूं, अदरवाइज आपको वापस से पढ़ाऊं। पक्का? क्लियर? डाउट है क्या कुछ? रिस्पॉन्स बराबर नहीं आ रहे यार, सिर्फ 7-8 बच्चे बोल रहे हैं। एक मिनट रुक। 2 - x + 59 ग्रेटर देन 0 है, ये 2 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? -x + 59 ग्रेटर देन 0। ये -x इधर जाएगा, क्या हो जाएगा डियर? 59 ग्रेटर देन x। अब क्या बोलेगी? x लेस देन 59। एक बार देखना, x की तरफ चोच है तो चोच ही रखा मैंने, एग्जैक्टली सही किया है। प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग फॉर x लेस देन 59। नाउ डाउट? डन? क्लियर? ओके, थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते आगे। ऑल्सो फाइंड इलास्टिसिटी, ये है इस चैप्टर का क्वेश्चन। ये जो अभी तक के जो 2 क्वेश्चन तुमने किए, ये एक्सरसाइज, प्रीवियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्राइस इक्वल टू 80। अब मुझे बता, n और 80, ये क्वेश्चन ऑलरेडी किया है या नहीं किया है? पहले के 3 क्वेश्चन देखो, क्या निकालना है आपको? आपको ईटा निकालना है। व्हेन प्राइस इज योर 80, पक्का 80 है? यस।
और यहाँ पे प्राइस भी दे दिया है 120 माइनस एक्स, पी कितना दे दिया 80, ठीक है ओके। अभी कैसे सॉल्व करोगे आप, आपको पता है पी क्या है 120 माइनस एक्स दिया है, इसको क्या करोगे अब आप, बोलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। अच्छा कई एक चीज, द प्राइस इज गिवन एज पी 120 माइनस एक्स, ओके। तो एक चीज समझ में आ रहा है आपको, मैंने प्रीवियस में भी ऐसे सम्स करवाए हैं वेयर योर पी इज नथिंग बट योर एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, याद आ रहा है क्या, वो डिमांड है, कितना यूनिट बेच रहे हो, कितना यूनिट आप बेच रहे हो, मतलब कितने की डिमांड आई है आपको, कितने जितना बेचोगे उतने की डिमांड आ रही है, यस और नो। तब आप इसको क्या करोगे, इसको आप बोलोगे एक्स इक्वल टू, ये एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखना है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है आप लोगों के लिए, बट इट्स वेरी सिंपल अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे। वेयर एक्स इज योर डिमांड, एक्स क्या है गाइस, इट्स योर डिमांड ओनली, तो आप उसको एक्स से भी डिनोट मत करो, अगर आपको करना है तो जस्ट अ सेकेंड, 120 इसको डी से कर लो तो भी चलेगा, ठीक है। इसको डिवाइड करो, डीपी ऑफ एक्स कर फटाफट से, या डी कर यहाँ पे, तो 120 क्या हो जाएगा 0, और माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्या हो जाएगा, बोलो 1 माइनस 1। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे तुमने चेंज कर दिया, आपने क्या किया डियर, आपने चेंज यहाँ पे कर दिया, ठीक है। एक बात ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मत करो, गलतियां होने के चांसेस है, इसलिए इंपॉर्टेंट करना है, ठीक है। एक बार वापस से आ जाना, क्या बोला है यहाँ पे, क्वेश्चन में दिया था P इक्वल टू 120 माइनस एक्स, ठीक है। वेयर ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिमांड है, अगर ये डिमांड है तो ऑब्वियसली गाइस ये प्राइस है, डिमांड प्राइस के टर्म्स में ही होता है, जब तुम्हें ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आएगा, तो डी बाय डी पी ऑफ डी 120 का 0, पी का -1, यस और नो। अब ये -1 को इधर लिखो, ये कितना हो जाएगा, इधर x के बदले में आप d लिख दो, यहाँ पे उन्होंने बोला x इक्वल टू डिमांड, बट ठीक है आप x के बदले में d लिख दो, ठीक है। नाउ मैम x के बदले में डिमांड क्यों किया, इसका क्वेश्चन, इसका रीजन ये है डियर, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए उतने का ही डिमांड होगा, जितने यूनिट्स उन्होंने बेचा है या प्रोड्यूस किया है, किस हिसाब से किया होगा, डिमांड के हिसाब से किया मार्केट के, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमने ये एक अजम्पशन लेके हम लोग ये क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर रहे हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा दिव्या, अदरवाइज बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, अगर आपने ये अजम्पशन नहीं लिया तो मुझे बताना क्वेश्चन में दिया ही क्या है, क्या दिया है, कॉस्ट दिया है, कैसे कॉस्ट को लेके कभी निकाल पाएगी तू, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए तो डी ही देना चाहिए था, डी देना चाहिए था, यस और नो। तो ये क्या है डी, और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, तो यू कैन से दिस इज डिमांड, अगर ये डिमांड है बेटा जी आपका, ठीक है, समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स आपने कितने एक्स आइटम प्रोड्यूस किए हैं, जितना प्रोड्यूस कर रहे हो वो तुमने डिमांड के हिसाब से किया है, तो यहाँ पे आप एक्स को डिमांड ले लो, ठीक है, इस तरह से कर लो। तो ये क्या हो जाएगा एग्जैक्टली आपने ये जो क्वेश्चन है इसको सिर्फ और सिर्फ आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया है, इसको आपने डिमांड फंक्शन लिया है, क्लियर है दिस पार्ट, इसको तुमने डिमांड लिया है 120 और इसको आपने पी लिया है, क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो उन्होंने जो ये क्वेश्चन दिया था ना पी को, तुमने ये पी को वापस से एक बार देख लो, इस पी को आपने डिमांड बताया है, और ये जो एक्स है, और डिमांड हमेशा प्राइस के टर्म में होगा, इसलिए आपने इसको 120 माइनस पी किया है, तुमने क्वेश्चन यहाँ पे हल्का सा ट्रांसफॉर्म किया है गाइस, एंड दिस इज योर बिगेस्ट अजम्पशन इन दिस क्वेश्चन, जहाँ पे तुम नहीं पढ़ के जाते हो तो गलतियां करते हो। इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना, इसको देखे बगैर एग्जाम में जाइयो मत, ठीक है। ये एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आना पक्का बनता है, तो प्लीज ये इंपॉर्टेंट मार्क करो। चलो अब ये तो आपको पता चल गया, 120 का 0 हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, इसका 1 हो जाएगा, तो तुम्हारा डी बाय डी पी ऑफ, अच्छा डिमांड इक्वल टू एक्स, तो इसको मैं एक्स लिख लूँ या फिर डी लिख दूँ, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। नाउ अब ये हमारा फॉर्मूला होता है,
ये तो आ गया -1, ये माइनस पी तो माइनस पी, और क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स क्या दिया है या डी क्या दिया है, 120 माइनस पी, जो अपन ने एज्यूम किया वाला पार्ट लोगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा। अब यहाँ पे p क्या है तुम्हारा 80, तो बस p के बदले में 80 पुट करो, यू विल गेट योर ईटा एज 2। ईटा क्या आ जाएगा डियर आपका 2 आ जाएगा। क्लियर मैम? प्लीज ये लो क्वेश्चन आप सॉल्व करवा के दे दोगे, आप नहीं भी बोलोगे ना तो भी मैं करवा देती हूँ, ठीक है? चलो आ जाओ। ये क्वेश्चन दिया है, उन्होंने मुझे निकालने बोला है ईटा, जब प्राइस क्या है 80, तो हमने क्या लिया है, डिमांड किसके टर्म्स में होता है, प्राइस के टर्म्स में होता है। इस तरह से अपन ने ट्रांसफॉर्म किया है, डी बाय डी पी ऑफ डी किया, डिफ्रेंशिएट किया, ये हो गया 0 -1, इधर भी p है, p के टर्म में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -1, ठीक है? ईटा इक्वल टू, वापस से देखना, -p अपॉन डी इंटू डी बाई डी पी ऑफ डी -p। मुझे लगता है ना अगर तुम्हें थोड़ा भी कंफ्यूजन है गाइस तो चिंता मत करो, मैं खुद ही आपको करवाती हूँ, बट इसके बाद में भी इफ़ यू गाइस आर हैविंग एनी डाउट्स तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है? अच्छा, d क्या है 120 -p है, एज इट इज कॉपी कर लूँ क्या मैं 120 -p को, और ये तो आ गया मेरा -1। मैडम किधर, अरे इधर, अभी तो निकाला, कैसे कर रहे हो? तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 80, p की जगह यहाँ पे भी 80 पुट कर लूँ, 120 - 80 पुट करूँ क्या, ये रहेगा मेरे 80/40, ये हो जाएगा मेरा 2, 0 0 कैंसल, 4 2 8, 2 आएगा। ईटा क्या आएगा गाइस 2, वही आ रहा है आपको क्वेश्चन में भी। डन, तोड़, अब तो क्लियर है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, रिवाइज करा दिया, नंबर ऑफ टाइम्स हो गया ये। डन, मार्क करना इंपॉर्टेंट, इतना बताने के बाद में भी आई गारंटी कि इधर तुम लोग डाउट रेस करोगे, ठीक है? चलो जी, नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस। चलो जी, आ जाओ आप आपके वापस से थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ। अब एक बात बताना मुझे गाइस, कोई भी एक बंदा खर्चा कब करता है? कोई भी बंदा, उसका जो एनी पर्सन, ठीक है, उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जितना वो खर्चा कर रहा है, मान लो उसने मोबाइल लिया है, मान लो उसने मस्त मस्त ड्रेसेस लिए हैं, मान लो उसने बहुत प्यारी सी बाइक ली है, बहुत शानदार, सारी जो भी वो खर्चे कर रहा है, डिपेंड्स ऑन देयर इनकम। इनकम को अब हम एक्स ले रहे हैं, ध्यान रखना, अब हम इनकम को क्या ले रहे हैं, एक्स। अभी तक क्या था, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस था, अब यहाँ पे किसको ले रहे हैं, एक्स, इनकम को, ठीक है? ओके, तो ईसी डिपेंड्स ऑन योर एक्स। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम लोग ईसी बोल रहे हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ कंजम्पशन या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट डिपेंड्स ऑन एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स बोल दूं क्या, वही दिया है, यस सर नो, ठीक है जी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा, मार्जिनल वर्ड आ गया इस कंजम्पशन पे, तो डी बाय डी एक्स ऑफ ईसी, क्यों, क्योंकि वो x के टर्म में थे, डी बाय डी एक्स करोगे आप ईसी को। समझ में आया क्या दिव्या? पहली बात ये समझ में आ रहा है कि देखो कि बेटा यहाँ पे कोई भी एक इंसान का कंजम्पशन किस पे डिपेंड होता है, कोई भी एक इंसान के कंजम्पशन किस पे डिपेंड होता है, उसके इनकम पे। इनकम को हम एक्स ले रहे हैं, ठीक है? तो इसी इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। नाउ मार्जिनल वर्ड आ गया, डी बाय डी एक्स ऑफ ईसी कर दे फटाफट से, सिर्फ मार्जिनल में होता है, बाकी कहीं डी बाई डी एक्स नहीं होता, बाकी कहीं पे भी अपन डिफ्रेंशिएट नहीं किए हैं इस पूरे फॉर्मूलेस में, इस पूरे एक्सरसाइज में। क्लियर? ओके, नाउ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो जाएगा अभी आपका? मुझे एक बात बताओ, ऑन एन एवरेज कितना खर्चा करती है? मान ले तेरी इनकम है 1 लाख रुपए महीने की, उसमें तुम्हारा 80,000 का तुम खर्चा करते हो, तो ऑन एन एवरेज क्या किया तुमने, क्या करे, मतलब कैन यू से कि भाई 80% आपका कुछ खर्चा हो जाता है ऑन एन एवरेज? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब ईसी अपॉन एक्स, खर्चा अपॉन इनकम, खर्चा अपॉन टोटल इनकम, यस और नो? डन। जस्ट लास्ट क्वेश्चन बचा है,
अच्छी तरह से समझना, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बचा है, ठीक है? बाद में एक्सरसाइज आपकी फिनिश होने वाली है। क्लियर दिस पार्ट एवरीवन? ओके। अब मुझे एक बात बताना यार, ये बंदे का तुमने खर्चे का तो निकाल लिया, ठीक है? ये खर्चे का तो निकाल लिया तुमने। मुझे बता, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाल लिया तुमने, ठीक है? वो कितना खर्चा करेगा अपॉन d/dx। तो मुझे एक बात बताओ, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना हो जाएगा? कितना सेव करेगी किस पे डिपेंड करता है? इनकम पे ही तो डिपेंड करेगा। मैं कितना खर्चा करूंगी या कितना सेव करूंगी, कितनी डिमांड है, कितना सप्लाई है, प्राइस पे ही तो डिपेंड करेगा। यस और नो? तो सेविंग किस पे डिपेंड कर रही है? इनकम पे ही डिपेंड कर रही है। तो d/dx ऑफ s, समझा क्या? डन, तोड़, पक्का, अच्छी तरह से समझा? ओके। नाउ ऑन एन एवरेज कितना सेव करोगे? तो सेविंग अपॉन टोटल इनकम। सेविंग मान ले 20,000 की सेविंग होती है, 1 लाख में से 20,000 की सेविंग होती है, तो सेविंग अपॉन टोटल इनकम। डन। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब वापस आ जाओ बट सबके सब पूरा रिवाइज करेंगे। सर जी, खर्चा और इनकम, खर्चा और सेविंग इनकम पे डिपेंड होता है। ओके, क्या बोला आपने? खर्चा और इनकम किस पे? खर्चा और सेविंग दोनों किस पे डिपेंड होता है? इनकम पे। किस पे डिपेंड होता है? इनकम एक्स पे डिपेंड होता है, ठीक है? EC that is your consumption expenditure, EC is function of income, वो इनकम के टर्म्स में होगी, ठीक है? ओके। नाउ इसमें मुझे मार्जिनल एक्सपेंडिचर निकालना, मार्जिनल कंजम्पशन निकालना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, मार्जिनल MPC निकालना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये क्या हो जाएगा? d/dx ऑफ e⁻ EC का हो जाएगा, ठीक है? पावर नहीं, सॉरी। नाउ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो जाएगा? EC अपॉन x। ओके बॉस। नाउ MPC निकाल लिया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग कितनी हो जाएगी? अगर इतना खर्चा करती तो सेविंग कितनी हो जाएगी? d/dx ऑफ s। और MPC क्या हो जाएगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी, सॉरी मार्जिनल नहीं रे भाई, एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग कितना हो जाएगा? एवरेज कितना सेविंग कर रही है ऑन एन एवरेज? सेविंग अपॉन इनकम, खर्चा अपॉन इनकम, सेविंग अपॉन इनकम। सिर्फ मार्जिनल में ही डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहीं पे तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी कहीं कुछ दिक्कत नहीं आएगी। बाकी एवरीथिंग वॉज योर नॉर्मल फॉर्मूलाज। डन, क्लियर है? तोड़। ओके। अच्छा, अभी एक बात बताना, अगर इकोनॉमिक्स वापस से आपने मेरे से पढ़ा है तो मैंने हमेशा वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोला था, इतनी मेरी इनकम है, पहले जॉब करोगे फिर इनकम होगी तो कुछ पैसा कंज्यूम करेंगे, कुछ पैसे कंज्यूम करेंगे, क्यों अपन क्या बोलते हैं? EC, एंड कुछ पैसा सेव करेंगे। टोटल इनकम में से कुछ पैसा खर्चा करेंगे और कुछ पैसा सेव करेंगे। अभी तो समझा? मैं पूरा इकोनॉमिक्स का भी पार्ट आपको रिवाइज करवा के दे रही हूँ डियर, चिंता मत करो। अगर नहीं भी पढ़ा है आपने मुझसे तो भी मैंने आपको करवा के दे रही हूँ। ये समझ में आ रहा है कि टोटल इनकम कितना हो रहा है, कितना पैसा खर्चा करेंगे, कितना पैसा सेव करेंगे, वो पूरी स्टोरी याद आ रही होगी आपको फर्स्ट चैप्टर की। यस और नो? ठीक है, टोटल जॉब है तो एम्प्लॉयमेंट है तो इनकम है तो क्या हो जाएगा? जॉब है मतलब एम्प्लॉयमेंट है तो पैसा आएगा, पैसा है तो कुछ पैसा खर्चा करेंगे, कुछ पैसा सेव करेंगे। वही पैसा जब सेविंग बड़ी हो जाएगी तो आप उसको इन्वेस्ट करोगे, और इन्वेस्टमेंट करके क्या हो जाएगा बाद में? आउटपुट। तो ये पूरा था तुम्हारा इसका, ये टेक्निक किससे लर्न करवाई थी आपको मैंने? मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा फॉर्मूलेज लर्न करवाए थे, याद है? चेन सिस्टम जो था पूरा अपना। चलो वो जाने दो, उसमें से सिर्फ ये 2 पार्ट यूज हो रहा है, ये C और S। क्लियर है? दिव्या को समझ रहा है? टोटल इनकम में से ही तो कुछ खर्चा करेगी, कुछ सेव करेगी। मैडम और कुछ नहीं होगा क्या? और क्या होगा बता बेटा, और क्या हो सकता है? मान ले तेरी 1 लाख रुपए इनकम है
तो 80,000 खर्चा करेगी, 80,000 सेव करेगी, इसके अलावा कर क्या सकती है? तो तीसरा प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, ठीक है, दो ही चीज होंगी। ओके, नाउ अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो यार ये तो 1 हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ ई सी प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एस। गाइस एक चीज नोटिस करना जरा, इज इट योर फॉर्मूला ऑफ एमपीसी? इट इज योर फॉर्मूला ऑफ एमपीएस? अरे डी बाई डी एक्स से डी बाई डी एक्स से मार्जिनल का ही तो फॉर्मूला होगा, एवरेज का थोड़ी ना होगा डियर, यस और नो? तो माय डियर फ्रेंड्स, एमपीसी प्लस एमपीएस विल ऑलवेज बी इक्वल टू योर 1. Marginal propensity to consume plus marginal propensity of saving will always be 1. Done this part. तोड़, अब रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, सिर्फ रेड मार्किंग को ध्यान दो, ठीक है? ओके, अब इसी चीज को वापस से ले लो। अभी तो तुमने डिफरेंशिएट किया ऊपर के फॉर्मूले को, अगर इसी फॉर्मूले को बोथ द साइड्स अगर मैं x से डिवाइड कर दूं बोथ साइड विथ x, डिवाइड बाय x, ये क्या हो जाएगा? x बाय x क्या हो जाएगा? x अपॉन x क्या हो जाएगा डियर? 1 EC अपॉन x एंड s अपॉन x. EC अपॉन x, गाइस ये तो मेरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला है, और ये एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग का फॉर्मूला है, विच इज इक्वल टू योर 1. इट मीन्स MPC प्लस MPS 1 होता है एंड APC प्लस APS क्या होता है डियर? 1 होता है. डन. ये दो फॉर्मूलाज और ध्यान में आए, क्लियर? तोड़, चलो लेट्स मूव ऑन टू योर लास्ट सम. Yes, question number 13. Find MPC, MPS, APC, APS. शांति. If the expenditure EC, पता है मुझे, of a person with income I, अच्छा I is your income over here, I है, X नहीं है यहाँ पे income, ठीक है, is given as EC equal to 0.0003 I का होल स्क्वायर, इनकम है मेरी, प्लस 0.075 इंटू आई. ओ तेरी, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता. आई क्या आपका यहाँ पे? 1000 है. आई क्या है? वेयर? आई क्या आपका? 1000. इनकम कितनी? 1000 रुपए. ठीक है जी, बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है. कैसे सॉल्व करोगे? क्या निकालना है? सबसे पहले क्या निकाल सकती है ये बता मुझे. इस EC पूरे को I से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा तेरा? APC आ जाएगा, ठीक है? ओके, नाउ इस EC को D बाई डी एक्स ऑफ I कर दे तो क्या हो जाएगा? D बाई डी एक्स ऑफ, हाँ D बाई डी एक्स कर दे, X क्या है तुम्हारा? इनकम है, या फिर I D बाई डी आई कर दे, I क्या है तुम्हारा? इनकम है, तो क्या आ जाएगा? MPC आ जाएगा क्या? यस और नो? समझ में आया क्या करना है अपन को इस क्वेश्चन में? ये समझा क्या डियर? समझ में आया? ओके, तो ये EC दिया है, EC से MPC पहले निकाल ले, D बाय डी आई कर दे. मैम आई क्यू? इनकम, और इनकम को उन्होंने X से बताया था अभी अपन ने, यहाँ पे I है, फर्क क्या पड़ता है? थोड़े से फ्लेक्सिबल रहो ना माइंड से, ठीक है? I के टर्म में तो अपन I से डिवाइड करेंगे. चलो ये क्या हो जाएगा? ये तो कांस्टेंट है, देने दे, जितना जीरो दे के उनको कंफ्यूज करना करने दे. कांस्टेंट बाहर निकल. KU का याद आ रहा है? डिफ्रेंसिएशन KU रूल, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको डिफ्रेंसिएशन में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बताया था, वहीं पे मैंने बीच में लास्ट में आपको KU रूल बताया था. तो ये K बाहर निकला, ये हो गया I स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तुम्हारा 2I, और ये भी कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पे I स्क्वायर I का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1. यस और नो? ये पार्ट समझाऊं दिव्या? समझा डियर? पक्का? ओके, नाउ अब आप क्या करोगे? I की वैल्यू को पुट कर दूं क्या?
ये आ गया डिफ्रेंसिएशन। आई की वैल्यू 1000 है, तो मुझे एक बात बताना, 0.0003 2 into 1000 प्लस 0.075। यहाँ पे आई नहीं है, यहाँ पे 1 है, इसका आई का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। एक्स का 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1, डी बाई डी आई ऑफ आई 1, ठीक है, कंफ्यूज मत होना बस। तो ये इधर देखो, इधर 1000 है, इधर 3 0 है, तो ये 1 2 3, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 0 पॉइंट कितना 3 होगा, बताना मुझे एक बार। 0.3 होगा क्या, इंटू 2 प्लस 0.075 सॉरी, ये होगा, ये सर नो, अरे 3 जीरो है, यहाँ पे भी 3 जीरो, तो ये डेसिमल 1 2 3, डेसिमल यहाँ आ जाएगा तो 0.3। नाउ 0.3 इंटू ये 2 कितना रहेगा 0.6 प्लस 0.075, इन दोनों को ऐड ऑन करो, ये रहेगा तुम्हारा 0.675। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे ऐड करके देखो, 0.075 प्लस 0.6 कितना हुआ 0.675, वही तो लिखा, समझ में आया। ये क्या आ गया अपना, EC को डिफ्रेंशिएट किया, क्या आ गया MPC, यस और नो, MPC आया। एंड नाउ वी नो दैट सिंस MPC एंड प्लस MPS इक्वल टू 1, इसमें से MPC आ गया, MPS क्या हो जाएगा 1 माइनस MPC, 1 माइनस दिस कर लो, MPS क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है, 1 माइनस 0.675 कर ले, ये हो जाएगा तुम्हारा 0.325, ये आ गया तेरा MPS, MPC MPS आ गया, डन। समझ में आया डियर, MPS कैसे आ रहा है, सेविंग तो दिया ही नहीं था, उसको डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते तो MPS कैसे निकालेंगे मैडम, अभी समझ में आ रहा है। ये MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 क्यों पढ़ाया आपको वो रूल, क्योंकि अगर MPC पता है तो तुरंत आप 1 माइनस MPS करके मतलब MPS इस वाले फॉर्मूले से MPS हो जाएगा 1 माइनस MPC, MPC निकालना है 1, अगर MPS पता है तो ये रहेगा 1 माइनस MPS, समझ में आ रहा है। बस एक को इधर लो तो तुम्हारा दूसरा वाला पार्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये पार्ट क्लियर है। ठीक इसी तरह से एवरेज इनकम निकालनी है, एवरेज इनकम निकालनी, ये क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है डियर, MPC MPS क्लियर, डन। ओके नाउ अब वापस से पूरा क्वेश्चन वापस से लिखना जरा, APC क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है जी। ओके नाउ ये मुझे बताओ, ये तुम्हारा क्या आया है, एक मिनट, एवरेज इनकम क्या होती है, APC क्या होती है डियर, एवरेज इनकम क्या होता है, फटाफट से जाओ ऊपर बताओ मुझे, APC क्या होता है, इनकम अपॉन, मतलब जो भी तुम्हें एक्सपेंडिचर है अपॉन इनकम, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू ऑफ सेविंग क्या होती है, सेविंग अपॉन इनकम, खर्चा क्या होता है, खर्चा अपॉन इनकम, ये देख इधर, यहाँ से मत देख, यहाँ देख, APC क्या होता है, एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम, सेविंग अपॉन इनकम, ठीक है, तो फटाफट से आ जाओ। बट मैम EC तो बहुत डेंजर दिया था, चिंता क्यों कर रहे हो, फटाफट से अपन डिवाइड करेंगे ना उसको, EC पूरा एग्जैक्टली क्वेश्चन से कॉपी करते हैं पहले। EC क्या दिया है, EC दिया था डेंजर, या मैं एक काम करती हूँ, इसी को मिटा लेती हूँ, ठीक है, इसी को मिटाती हूँ, यहीं पे करते हैं अपन डिवाइड। APC निकालना है, इज योर EC अपॉन I, इसी को डिवाइड कर I से, ये I स्क्वायर और I कैंसिल, एक ही I बचेगा, 0.0003 I स्क्वायर प्लस 0. दिस अपॉन I कर दे, प्लस 0.075 I अपॉन I कर दे, क्या हो जाएगा, ये एक स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी 0.0003 I एंड प्लस 0.00 नहीं है, सॉरी एक ही जीरो है, ध्यान रखना बस एग्जाम में भी, 75 इन, अच्छा यहाँ पे तो आई कैंसिल हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, ओके। तो अब क्या करोगे आप, अब बहुत सिंपल है, 1000 है, 1000 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.3 हो जाएगा,
आई को 1000 है ना, और ये क्या हो जाएगा प्लस 0.075 अपॉन इनकम क्या है टोटल, ये नहीं, यही हो जाएगा आपका एपीसी, बिकॉज आपने ऑलरेडी इसको आई से डिवाइड कर दिया है, ऑलरेडी इसको आई से डिवाइड कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा एपीसी, दिस विल बी योर एपीसी। समझ में आ रहा है? एपीसी निकालने के लिए डिफ्रेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है मैम। कैसे? ये हो जाएगा तुम्हारा 0.375, ये आ रहा है तुम्हारा एपीसी आ रहा है। और अब मुझे पता है एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 होता है। एपीसी पता है, एपीएस क्या हो जाएगा, एपीएस इक्वल टू 1 माइनस 0.375। तो जो तुम्हारा माइनस करके जो सॉल्यूशन आएगा, दिस विल बी योर एपीएस। डन बेटा, समझ में आया एवरी वन ऑफ यू? क्लियर? तो पक्का क्लियर हुआ? कुछ भी डाउट है क्या? यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी, इसको मैं वापस से 1000 से डिवाइड कर रही थी, बट फिर क्लियर हुआ, अरे नहीं यार ऑलरेडी आई से डिवाइड तो कर दिया है, फिर बार बार थोड़ी ना करेंगे, ये देखो ना किया तो है। ठीक है, तो इसको सिर्फ ऐड ऑन करना है बस। दिस विल बी माई एपीसी। अब एपीसी प्लस एपीएस 1 होता है, तो एपीएस हो जाएगा आपका 1 माइनस एपीसी। आंसर डन। योर एपीएस इज 0.625। दिस इज योर 4 आंसर्स। ठीक है, तो हियर वी हैड फिनिश योर एक्सरसाइज 4.4 ऑल्सो। बस अब मिसलेनियस एक्सरसाइज बाकी है, तो वो भी अपन फिनिश कर लेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, तो गाइस तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।